ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। कुछ का डाउट है एक्चुअली, कुछ दिन पहले मेरी, हाँ अभी भी अगर आप 2024 की एग्जाम देना चाहते हो तो अभी भी थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो हो जाएगा, ऐसी दिक्कत नहीं है। अपनी ओर से अटेम्प्ट पूरा कीजिए, अभी भी आपके पास समय है। यस, प्लीज अनम्यूट कर लेना जो नहीं बोलना है उसको। और अभी आपके पास समय है, आप अभी भी अच्छे से कर सकते हो। बस आपको यही है कि थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा अगर आपको 2024 की एग्जाम देनी है तो, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। और 2024 की एग्जाम तो लेकर के एक छोटा सा वीडियो में लेके आऊंगा, कैसे कैसे थोड़ा सा आप कर सकते हो अभी भी। ठीक है ना? तो बस आपका डाउट है कि आप कर सकते हो। आप अगर आप पढ़ाई में 8 घंटे भी करेंगे रेगुलर, 8-9 घंटे करेंगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी से होगी, तो आप 2024 की एग्जाम अच्छे से दे सकते हो। ठीक है? सर मुझे एक बात पूछनी थी आपसे। यस मैडम, पूछिए। सर एक्चुअली मैं अब मेंटली स्टेबल हुई हूँ, क्योंकि उस सिचुएशन में पढ़ना मैंने स्टार्ट कर दी थी, बट उस सिचुएशन में इनकंसिस्टेंट हो गई थी, तो मुझे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा था। अब मैं शुरुआत से अच्छे से करके मतलब 8-10 घंटे अच्छे से क्योंकि मैंने आईआईटी धनबाद से किया, क्योंकि वहाँ पे हमारी हैबिट होती है कि मतलब लगातार ज्यादा घंटे तक पढ़ना, तो घंटों की कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं अच्छे से डेडिकेटली पीवाई के उस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करूँ, तो अभी टाइम है या नहीं बस? नहीं, टाइम है आपके पास, बहुत सफिशियंट टाइम है। 8 महीने भी अगर यूपीएससी के लिए दोगे बहुत है अभी तो। ठीक है ना? आपको बहुत टाइम है, बस आपको यही है कि आपकी कंटिन्यूटी होनी चाहिए, रेगुलरिटी और सिस्टमेटिक अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अब अनावश्यक चीजों में आप अपना समय नहीं वेस्ट कर सकते। तो इसलिए आपको बस सिस्टमेटिक ये है कि आपका सिलेबस को देखना है, पीवाई को देखना है, और आपको कैसे पढ़ना है उस पॉइंट पे चलना है बस। ठीक है ना? तो आप अच्छे से सर कर फिर सकते मैं हो। एनसीईआरटी से ही स्टार्ट करूँ फिर से? नहीं, अगर आपका बेस, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा सा मैंने इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ अभी, क्योंकि प्री के क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ जाते हैं। अब आप एक बुक को कहीं से कवर नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सा एनसीईआरटी आपके माइंड में रहेगी। एनसीईआरटी अगर आप पढ़े रहोगे तो हर चीज में ना ब्लैंक नहीं रह पाओगे। आपको मतलब कुछ न कुछ आपके पास होगा जिससे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो प्री के हो चाहे मेंस के हो। ठीक है ना? जैसे इस बार बहुत तो सारे मतलब सर क्वेश्चन। मैं कर लूँ एनसीईआरटी? एनसीईआरटी करने से यह है कि आपके, आप एक चीज में कॉन्फिडेंस रहोगे कि आप क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं आपके प्री के क्वेश्चन हो, चाहे प्री के क्वेश्चन भी आपको डायरेक्टली आपको सपोर्ट करेंगे सॉल्व होने में, स्टैटिक पार्ट। ठीक है? उससे बहुत कुछ आउटपुट निकल पाएगा। ओके सर, थैंक यू। हम्म। अगर आप सब्जेक्ट को कमांड करके कैसे पढ़े सर 2024 में एग्जाम देना है, देखो सिंपल। देखो 2024 में एग्जाम देना है, पहले आपके डाउट्स देख लेते हैं। 2024 में आपको एग्जाम देना है। अब आप सभी को पता है कि 2024 की एग्जाम के लिए अभी समय है आपके पास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 4-5, यानी कह सकता हूं मैं आपके 7 से 8 महीने का टाइम है आपके पास। ठीक है? 7 से 8 महीने अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है यदि आप अच्छे से देना चाहते हो तो। इसमें सबसे बड़ा यह है कि आपके पास जो मेंस के सब्जेक्ट जो आपके प्री में काम नहीं आते, मेन सब्जेक्ट जिसमें कह सकता हूं मैं, जैसे आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ठीक है ना? इसमें आपका मैं कह सकता हूं आपका GS4 है। ठीक है? तो मेंस वाले सब्जेक्ट यदि आप इन ऑप्शनल सब्जेक्टों को यदि आप दिसंबर तक अच्छे से कर सके, दिसंबर तक, तो आपको 2024 में एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? तो इन 7 से 8 महीनों में आप किस तरीके से चीजें ध्यान रखनी है उसको लेकर एक वीडियो आपको बनाएंगे। बस आपको यह है कि इस दौरान अपना एक छोटा सा प्लान होना चाहिए डेली का, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि यदि आप अपना एक प्लान नहीं बनाओगे तो सिलेबस कवर नहीं हो पाता कई बार, चाहे आप कितना ही पढ़ लो। ठीक है ना? तो बेसिकली आप एक छोटा सा प्लान बनाए कि मुझे इतने दिनों में ये करना है, तो मेरा क्या प्लान होना चाहिए, पर्सनली आपका क्या प्लान होना चाहिए, जितना, और प्लान उतना बनाना चाहिए जितना आप उसको कर सकें। ऐसा नहीं कुछ भी आप बना सकते हो अपने टाइम टेबल, कुछ भी बना दे, ऐसा बनाओ जिसको आप पर्सनली कर सकें। सेकंड ये है कि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलनी चाहिए। अगर आपको एग्जाम देनी है, प्रैक्टिस, चाहे वो प्री के क्वेश्चन करो, डेली 5 क्वेश्चन करो या 10 करो, और डेली चाहे 2 आंसर राइटिंग के क्वेश्चन करो, लेकिन दोनों चीजें आपकी साथ साथ चलनी चाहिए। पढ़ाई आप दिन भर करते रहिए, लेकिन इनको करना बिल्कुल मत। ठीक है ना? इससे क्या है कि आप अपनी तैयारी का बहुत बड़ा पार्ट जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको यूज करते जा रहे हो साथ साथ, तो आपको कोई चीज पीछे के लिए रखने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आती है कि हमारे पास लंबा टाइम क्यों खिंच जाता है, क्योंकि एक तो हम प्रैक्टिस सोचते हैं कि पहले पढ़ लूं, उसके बाद सारा सिलेबस पढ़ लूं, फिर प्रैक्टिस कर लूं। एक चीज तो वहां हमारे अटक जाती है। ठीक है? सेकंड चीज आपकी यहां अटक जाती है कि
हम कई बार चीजों को पढ़ते जाते हैं बट उसका रिवीजन पे ज्यादा फोकस नहीं कर पाते। जैसे मैं हिस्ट्री पढ़ने बैठा, अब मैं हिस्ट्री पढ़ता जा रहा हूँ पढ़ता जा रहा हूँ पढ़ता जा रहा हूँ, लेकिन उसका रिवीजन नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे ही हिस्ट्री खत्म होगी मैं पिछला वाला पार्ट इसको भूल चुका हूँ, और इसकी वजह से मुझे दोबारा हिस्ट्री को टाइम देना पड़ेगा, तो मेरा बहुत बड़ा टाइम कंजप्शन। उस चीज पे आपको जरूर फोकस करना है। बेसिक बेसिक थ्योरी है। एक अपनी खुद की छोटी सी प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरी, सेकंड, डेली कंटिन्यूटी के साथ आपकी पढ़ाई का एक छोटा सा पार्ट रेगुलर आपको करो। प्रैक्टिस जरूर करो, प्री या मेंस दोनों की। एक एक क्वेश्चन करो लेकिन करो जरूर। और फोर्थ, आपके रिसोर्सेज अभी आप फिक्स कर लो, उसके बाद उनको चेंज मत करना, उन्हीं में बार बार घुसे। ठीक है ना? तो आप अच्छे से कर जाओगे 8 महीने में। ऐसा कोई बात नहीं है जिसके लिए बहुत लंबा टाइम चाहिए। लंबा टाइम उनको ज्यादा लगता है जो कई चीजों की जैसे सोचते नहीं है, कुछ पढ़ते जाते लोग आपको देखा होगा 12 12 घंटे पढ़ रहे हैं, बट वो चीजों का मनन नहीं करते, वो चीजों को कनेक्ट नहीं करते, वो चीजों को प्री के साथ जोड़ के मेंस के साथ जोड़ करके उनको पढ़ते नहीं, तो उनको वो चीज दोबारा से पढ़नी पड़ती। ठीक है ना? वो चीज आपको थोड़ा सा देखनी। ठीक है? तो एक बार थोड़ा सा अपना अपना सिलेबस को लीजिए, अपने पीवाई को लीजिए, और अपना जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके सिलेबस को लीजिए, और सोचिए, खुद ही ड्राफ्ट करें कि मुझे किस तरीके से कितने दिन में मैं कैसे कर सकता हूँ। उसी हिसाब से सोचो मैं क्या इतना कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, जितना मेरे पास समय है उसके आधार। ठीक है? तो एक छोटा सा प्लान बनाइए जब 2024 की, और हर चीज को नोट डाउन जरूर करते जाइए। कई बार हम पढ़ते जाते हैं, अखबार पढ़ा, कोई अच्छी सी केस स्टडी आई, पढ़ के छोड़ दिया, फिर उसको नोट डाउन नहीं करते, कोई फायदा नहीं है उसका आपका। जब तक आप उस चीज को अपने नोट्स में नहीं लाओगे और दोबारा रिवीजन नहीं करोगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आज पढ़ी हुई चीज 7 दिन बाद चाहे कितना ही आपका माइंड चले, भूल जाओगे। तो छोटे छोटे चीजों में उसको नोट डाउन करो, अपने पास रखो, उनको रिवीजन करो, उस चीज पे फोकस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक बार अपना शेड्यूल बना लीजिए। हम तो आपको बताएंगे कि एक बार वीडियो में कि आपको इतने दिनों में ये चीज कंप्लीट हो जानी चाहिए, लेकिन एक बार आप अपना शेड्यूल जरूर बना लीजिए। ठीक है? किसी ने क्वेश्चन और पूछा ओके है? ओके सर, हाँ। मेरा लास्ट डाउट हो रहा है 1 मिनट के लिए। जो Yes. आजकल आपने भी देखा होगा, सभी बच्चे जो ये टेलीग्राम पे कोचिंग की वीडियोस होती है ना, एक सब्जेक्ट के लिए 200 250 3 3 4 4 घंटे की, हम करते हैं ना, तो इसका फायदा है क्या सर? जब एक ही बुक का अच्छे से रिवीजन नहीं हो रहा, और आप मतलब वीडियोस देख के और फिर पढ़ रहे हो, जो अच्छी एनर्जी है वो तो आपने वीडियो में लगा दी, तो और जो सेल्फ स्टडी से ही निकलेगा, तो बुक्स आप क्या कहना चाहोगे इन वीडियोस के ऊपर? मतलब मेरा कहाँ कहने का पे मतलब है, देखनी चाहिए जहाँ पे मेरा बिल्कुल, मेरा कहने का मतलब है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वीडियो का बिल्कुल महत्व नहीं है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वीडियो में ही हमेशा लगे रहो। मेरा ये है कि देखो, मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, सिंपल सा, मुझे टॉपिक पढ़ना है। जैसे मैं आपसे कहूँ, एक सिंपल सा इसी का एक टॉपिक मैं आपसे उठा के दूँ, भाई मुझे पढ़ना है, जैसे महलवाड़ी सिस्टम पढ़ना है। ठीक है? अब मेरा क्योंकि मुझे इसलिए पढ़ना है इसको कि महलवाड़ी सिस्टम मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस का पार्ट। अगर आपके पास जो रिसोर्सेज है, चाहे वो बुक है एनसीईआरटी की, चाहे कोई स्टैंडर्ड बुक या कोई क्लास नोट, अगर वहां से आप इसको समझने में सक्षम है, तो आपको वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक थोड़ा सा मैं अच्छे से नहीं समझ पा रहा, तो जो भी आपके 3 घंटे की वीडियो, जाइए इस टॉपिक पे डायरेक्टली 5 मिनट उसको देख लीजिए कि कहना क्या चाह रहा है, बस। उसके बाद वो सारी वीडियो साइड में रखिए। बस इतना सा चीज आपके लिए यूज करूंगा। तो वीडियो को यूज करो, किताबों को यूज करो, लेकिन किताबों को पढ़ने मत बैठो पूरे 500 पेज ही पढ़ने बैठ गए। ठीक है ना? जैसे स्पेक्ट्रम पूरे 800 पेज ही पढ़ने के लिए बैठ गए, वहां नहीं पढ़ना है। जैसे मैंने क्या किया, जैसे महलवाड़ी सिस्टम के अंदर मुझे फैक्ट चाहिए, जो मेरी जो रिसोर्सेज था उसमें नहीं था, तो जाइए स्पेक्ट्रम के पास, स्पेक्ट्रम आपको 2 4 फैक्ट उठा के दे दूँ। ठीक है ना? और फैक्ट ही लिखूंगा मैं स्पेक्ट्रम से, लेकिन स्पेक्ट्रम में पूरी कहानी नहीं पढ़ी। तो वह है कि आपको क्या है कि अपने सिलेबस के आधार पर टॉपिक वाइज जो चीज डिमांड है, उस डिमांड को पूरा करना है, बस। अगर वो वीडियो 5 मिनट देखने से हो रही है, अगर वो बुक देखने से हो रही है, इससे देखने से हो रही है, लेकिन लगो मत किसी चीज में कि मुझे अब ये 3 एथिक्स की वीडियो आई है तो मैं पूरी वीडियो देखने में लग जाऊँ, क्योंकि अब इतना समय नहीं है। ठीक है? कोई चीज काम की है उसको सुन सकते हो, वहां वीडियो में लगता है कि ये चीज मेरे काम की, उसको मेरे सिलेबस से जुड़ी हुई है, उसको सुन सकते हो। ठीक है? उस पर फोकस करो जाओ। ठीक है? ओके और सर, डाउट आपके? थैंक यू। यस, आप किसी ने और पूछे हुए डाउट में एक बार सर देख बस लो। दिसंबर तक बस यही करना है, ऑप्शनल और जीएस 4 मतलब मेंस का, ऐसे बाद में मेरा कर कहने सकते का हैं मतलब है, प्री अगर के ये आप बाद? मेरा कहने का मतलब समझो आप। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ऑप्शनल और जीएस दिसंबर तक कंप्लीट कर चुके होते हो, तो आप में कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि आप अब 2024 में अच्छे से अपियर होने के लिए सक्षम हो। क्योंकि लेकिन करना आपको साथ में जीएस का पार्ट ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूं उनको छोड़ देना है, बट मैं कह रहा हूं अगर ये कर चुके हो तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये तो कम से कम आपके प्लस पॉइंट हो जाएंगे। इनको तो प्रायोरिटी रखो और जीएस पढ़ते जाओ। जीएस भी टाइम दो, अगर आपके पास टाइम है तो उनको भी टाइम दो, मैं ये नहीं कह रहा उनको स्किप कर दो,
देखो सिंपल सा पढ़ने का तरीका यह है, एक टाइम आपका ऑप्शनल के लिए बांटिए, एक टाइम आपका जीएस के लिए बांटिए, और उसी के आधार पर चलिए। ठीक है। नहीं सर, मैं ये पूछ, देखो वो तो चलेंगे, जो प्रीलिम्स के 5 वो होते हैं, जो पिलर होते हैं, वो तो चलेंगे। साथ में ये पूछूं कि दिसंबर तक अगर ये हो जाता है साथ में जीएस और ऑप्शनल, तो फिर जो बाकी टॉपिक्स रह गए वो प्री के बाद हो सकते हैं 3 प्री के महीने में। बाद ज्यादा टॉपिक मत रखना, मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ। मैंने खुद भी 2-3 बार प्री के बाद कुछ टॉपिक्स रखे, मेरे कभी पूरे नहीं हो पाए। क्योंकि प्री के बाद ना आपके पास बहुत सारी चीजें होती है। पहली चीज है, एक बहुत बड़ा सिलेबस आपसे छूट चुका होता है रिवीजन के लिए, क्योंकि आप प्री के बाद, मैं मानता हूँ प्री से 1 महीना पहले और प्री के 8-10 दिन तक मोस्टली हम ज्यादा पढ़ाई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं करते। ठीक है। तो ये 30-35 दिन होते हैं, 40 दिन होते हैं ना, इनका जो ये गैप है, ये आपकी पूरी उस मेंस की पढ़ाई से आपको बहुत दूर कर देता है। तो इसलिए आपको दोबारा मेंस की चीजों के साथ रिवीजन करना पड़ता है। उनमें भी आपके 15-20 दिन लग जाएंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा आपके नोट्स बने हो, फिर भी रिवीजन में आपके 15-20 दिन लग जाएंगे। फिर आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करना चालू करोगे, फिर आपको करंट भी पढ़नी है, फिर आपको थोड़ा एथिक्स की चीजें भी देखनी है, फिर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट भी देखना है। तो इतना ही समय मिल पाता है। अगर आप बिल्कुल बहुत बड़ा बड़ा टॉपिक, जैसे मैं कह दूं आपसे एथिक्स छोड़ दिया आपने बिल्कुल ही, तो उसको फिर कवर करना थोड़ा टिपिकल हो जाता है। जैसे आपने थोड़ा इंटरनल सिक्योरिटी का कुछ पार्ट छोड़ दिया, चल जाएगी। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ के चल जाएगी, इतना टॉपिक कवर कर सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ा टॉपिक जैसे ऑप्शनल का एक पार्ट आपने बिल्कुल छोड़ दिया, वो कवर नहीं हो पाएगा आसानी से, उसको देख के जाए। ठीक है ना, क्योंकि मेंस के टाइम पर आपको जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आपको बहुत आंसर राइटिंग बहुत फायदा होगा। ठीक है। और अगर आप पढ़ने में लगे रहे हो, डायरेक्ट ही एग्जाम में चले गए, तो फायदा नहीं हो पाएगा, अच्छे से आंसर राइटिंग वहां अप्लाई नहीं कर पाओगे। इसलिए कोशिश करो कि प्री से पहले ही आपका सिलेबस 80% तो कम से कम कंप्लीट हो, ताकि आप अच्छे से कवर कर सको। ठीक है। ओके ओके सर। ठीक है, एक और डाउट है हमारे किसी को, उसको भी दे दो। स्पिन ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाज बैडली इंजर्ड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेट पता दें। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को, इसका आपको फॉर्मेट बता देंगे। ठीक है, मैं डाउट को और क्लियर कर देता हूँ। देखो इसका फॉर्मेट आपको कल की क्लास में हम इसको डिस्कशन कर लेंगे। जिसने भी पूछा है ये ध्यान रखना। ठीक है। सर मेंस में जितना बच्चा, जितना भी छोटा वाला टॉपिक है सर, वो कंप्लीट कर दूं। सर बहुत समझ में नहीं आ रहा है, प्री के लिए कैसे पढूं, मेंस को कैसे अलग करूं। ठीक है। और सर भूल रहा हूं, ये बात सही है, आप एक बात ध्यान रखना, ये स्कोर करूं प्री के बाद में से प्रैक्टिस करूं। मेरा एक अटेम्प्ट 2024 में है। सर मॉडर्न हिस्ट्री क्लास आपके, सर मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 1 मिनट वन क्लासेस हो जाएगा सर, स्पेक्ट्रम से। सर नहीं पढ़ा, देखो आप ना एक चीज हमेशा समझो, जब भी हम रिसोर्स बता दे रहे हैं तो आप उसको गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन मत करो। मेरा कहने का मतलब यह है, सबसे पहले हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी मॉडर्न हिस्ट्री में मैं अपनी ओर से सारे फैक्ट लेने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी इसके साथ जो टॉपिक यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उसको एक बार स्पेक्ट्रम में जरूर घुसो, उसको एक बार स्पेक्ट्रम में जरूर पढ़ो। अगर आपको लगता है कोई इन्फॉर्मेशन जो यहाँ छूट गई, उसको नोट डाउन कर लो, बस इतना करते जाओ। ठीक है ना। हाँ मैं मानता हूँ बहुत सारा कॉमन आपको स्पेक्ट्रम के साथ मिलेगा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पॉइंट जो मुझे आते थे, मैंने नोट्स में नहीं लिखे, हो सकता है वो पॉइंट आप पे नहीं आते हो। इसलिए आप कोशिश करो कि थोड़ा एक बुक जरूर फॉलो करते जाइए। मैं हमेशा कोई भी नोट्स हो आपके साथ, एक बुक जरूर फॉलो करते जाइए, ताकि कुछ पॉइंट आपके अगर मिस हो जाए तो वहां से कवर हो जाए। ठीक है ना। हर बुक्स, मैंने हर सब्जेक्ट की 3 रिसोर्स बताई, एक क्लास नोट्स, एक स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी। अगर ये तीनों आप साथ साथ अच्छे से फॉलो करके अपने नोट्स को अगर वैल्यू एडिशन कर पाए, तो आपके वो नोट्स अच्छे हो जाएंगे। ठीक है। लेकिन मैं यही नहीं कहूंगा कि मेरे नोट्स पढ़ लिए तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। मेरे नोट्स एक पॉइंट है जो आपको बताते हैं कि इस तरीके की चीज समझनी है। लेकिन कुछ हो सकता है, कुछ आपके एनसीईआरटी में से पॉइंट आ जाएंगे, कुछ हो सकता है स्पेक्ट्रम में से पॉइंट आ जाएंगे। अगर तीनों को मिक्स करके अगर आप ऐड कर दोगे, तब आपका यह है कि काफी हद तक चीजें कवर हो जाए। ठीक है। सेकंड यह है कि देखो, अगर आपको 2024 का पेपर देना है, तो ये बात सही है कि आप प्री पढ़े या मेंस पढ़े, बड़ा डाउट चलता रहता है। सबसे बड़ी बात है कि अभी तो कम से कम दिसंबर तक आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा फोकस रखिए। अभी तो प्री के लिए चाहे तो आप वीकली टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है ना। प्री के लिए चाहे तो पीवाई को 10-5 आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो चीज आप मेंस के लिए पढ़ रहे हो, उसमें प्री के पॉइंट ऑफ व्यू को भी जरूर ध्यान रखें। अगर आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, जैसे मान लो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम प्री के फैक्ट मत छोड़ो। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से हिस्ट्री पढ़ू प्री के लिए। अगर मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ मेंस के लिए, जीएस 2 के लिए, तो मैं ऐसा नहीं है कि मैं अलग से प्री के लिए जीएस 2 पढ़ने बैठ जाऊंगा, मतलब पॉलिटी पढ़ने बैठ जाऊंगा। अब पढ़ रहा हूँ तो सारे फैक्ट
बेसिक बेसिक फैक्ट उसमें आ जाना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यूपीएससी बहुत गए बीते फैक्ट नहीं पूछेगी आपसे, बहुत पॉपुलर जो फैक्ट है उसी को पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत पॉपुलर फैक्ट है उसी को ही वो पूछते हैं, बहुत ज्यादा वैसे फैक्ट है वो नहीं पूछेगी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक काम कीजिए, प्री के लिए अगर आपको अभी डर नहीं, अभी नहीं, दिसंबर तक आप अपना टाइम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते जाइए, वीकली टेस्ट प्री के लिए दे सकते हो, थोड़ा पीवाई भी कर सकते हो, और थोड़ा अगर आपकी सी सेट कमजोर है तो आप अपना थोड़ा सा आधी घंटे टाइम है वो सी सेट के लिए दे सकते हो, ठीक है। सर ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ और सर इकोनॉमिक्स बहुत, बट साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ रही हूँ सर, हिस्ट्री छूट रहा है। देखो आप थोड़ा सा ना सभी सब्जेक्टों को ऐसा मत करना कि एक दिन में सारे सब्जेक्ट लेके चले जाए, थोड़ा सा अपना टाइम बांटे, भाई मुझे हिस्ट्री इतना पढ़ना है इतना पढ़ना है, लेकिन जिसको पढ़ू उसको रिवीजन जरूर करते जाना है। जैसे आपकी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई, अब आप मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो, तो ऐसा नहीं हिस्ट्री को बिल्कुल साइड में रखिए, आप हिस्ट्री की प्रैक्टिस करते रहिए, एक आंसर राइटिंग करते रहिए, प्री के 5 क्वेश्चन करते रहिए, तो हिस्ट्री यहाँ पे कनेक्टिविटी में रहेगा। और दूसरा आप पॉलिटी को कंटिन्यू चलाइए, ठीक है ना। तो एक दो सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए, और जो सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है उसका रिवीजन साथ में लेके चलिए, नहीं तो आप क्या करेंगे, आपने इधर उधर कम भटकते रहोगे। आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, वो एंड हो गया, अब आप पॉलिटी पे आ गए, अब हिस्ट्री को साइड में रख दिया, फिर पॉलिटी पढ़ने लग रहे हैं, जैसे ही पॉलिटी एंड होगा हिस्ट्री आपके माइंड से गायब हो जाएगी, फिर दोबारा आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़े। तो वो जो पहले एक महीने में जो आपने हिस्ट्री कंप्लीट किया वो टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि रिवीजन को कनेक्टिविटी में जरूर रखना, रिवीजन को मत छोड़ना। आप जो भी टॉपिक पढ़ते रहे, लेकिन जो पढ़ रखा है ना कम से कम उसका रिवीजन कंटिन्यू करते रहे, और उसको थोड़ा सा अप्लाई करने के लिए एक आंसर राइटिंग ही कर ली और 5 क्वेश्चन फ्री के कर लिए, इससे क्या आप कनेक्ट करते रहोगे उस चीज के साथ, ठीक है। हाँ इसको मैं कोशिश करूंगा एक वीडियो आपको बना दूंगा, ठीक है। प्री के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, हमारा प्लान ये है कि प्री के रिगार्डिंग, जैसे आप मैं अब आप लोग डर रहे हैं कि भाई प्री कैसे करें, हमारा एक छोटा सा प्लान ये बन रहा है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे उसमें से एनसीईआरटी भी कुछ चीजें आ जाएंगी, चाहे उसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज आ जाएंगी, ठीक है ना, चाहे उसमें हो सकता है करंट की चीजों की कुछ फैक्ट है, मैपिंग है, तो उन सेलेक्टेड चीजों के लिए एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक प्री के लिए बैच चलाएंगे, रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं ये नहीं कहूंगा उसमें बहुत सारे सब चीजें कवर करवाएंगे, लेकिन वो सारे टॉपिकों को उसमें कवर करवाएंगे जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे क्या होगा, आप उस टॉपिक को जो आपने पढ़ा है उस टॉपिक के साथ अपने आप को जोड़ लें, ठीक है, उस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो लगभग लगभग उसके बारे में आपको बता देंगे, ठीक है। तो अब आपके डाउट क्लियर हो गए तो क्लास स्टार्ट करें एक्चुअली में, ठीक है। डाउट क्लियर हो गए सभी के, ओके थैंक यू। देखो आप देखो सिंपल सा, क्योंकि एक चीज समझना आपको, हम यहाँ पढ़ रहे थे बेट्रिस शासन के चरण, ठीक है ना। बेट्रिस शासन के चरण पढ़ रहे थे, बेट्रिस शासन की बात तो शुरुआत नॉर्मली मारी जाती है 1757 से लेकर के। किसी के कोई डाउट है अदरवाइज आप अनम्यूट कर लीजिए। ये इसलिए बोला जाता है कि ब्रिटिश शासन लगभग भारत में 200 साल तक रहा, है ना, इसलिए बोलते हैं उसको 200 साल तक, बेसिकली 190 ईयर हो गई। तो यहाँ हम ब्रिटिश शासन को पढ़ते हैं। अब इसका अलग अलग तरीका है, इसको आप घटनाओं के माध्यम से पढ़ो, ठीक है ना, इसको आप घटनाओं के माध्यम से पढ़ो, या इसको आप किसी टॉपिक कॉन्सेप्ट के साथ जोड़ के पढ़ो। हमने इसको इन चरणों को 3 चरणों में बांट दिया, और वो 3 चरणों में एक चरण था आपका वाणिज्यवादी पूंजीवाद, एक था आपका औद्योगिक, और एक था आपका अगला तीसरा आएगा वित्त। इनके साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है पूंजीवाद। मैं आपको एक चीज जरूर बोल देता हूँ, एक चीज जरूर याद रखना, जो मैं बोलता हूँ ना उस शब्द को जरूर याद रखना, उसके क्वेश्चन जो बोलता हूँ ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लिखी हुई चीज तो आपके सामने प्रेजेंट होती है, लिखी हुई चीज तो आपके सामने है, सब नोट्स है, ये फैक्ट आपको किताबों में मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे फैक्ट आपको स्पेक्ट्रम में मिल जाएंगे, वह कोई अलग बात नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो बोला जाता है ना उस पर फोकस करो, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। पॉलिटी के इस बार बीपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चन में वैसे ही वीडियो में बोलता रहा और वही क्वेश्चन डायरेक्टली उसने पूछ लिया। तो कई बार चीजें ऐसी है जो बोली हुई चीजें आपके लिए ज्यादा काम आती है, प्लीज बोल सुनी हुई उस पर ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो इन चरणों में आज हमारा तीसरा चरण था, और तीसरा चरण था आपका क्या, सा वित्तीय चरण, तीसरा चरण है, इसको वित्तीय चरण की हम बात करेंगे। और ये वित्तीय चरण को कैसे आपको पढ़ा है, इसका बेसिक मैंने आपको उस दिन बताया था कि कैसे ये वित्तीय चरण की शुरुआत होती है। हाँ बिल्कुल,
वो ये, हाँ वो बिल्कुल आपकी बात सही है, सुना हुआ चीजें ज्यादा काम आती है, बाकी तो लिखी हुई देखो। सिंपल है। अब मैं आपको हिस्ट्री को केवल हिस्ट्री तरह से नहीं पढ़ना है, यही नजरिया डेवलप करने का टारगेट है हमारा। जैसे अब बड़ेकवादी पूंजीवाद ये रहा आपको 1757 से लेकर के 1813। तो 18 इस दौरान जितनी भी आप घटनाएं देखोगे, चाहे वो स्पेक्ट्रम के थ्रू पढ़ोगे तो, चाहे आप एनसीईआरटी में देखोगे, जितनी भी घटनाएं देखोगे वो घटना इससे जरूर जुड़ी रहेंगी, बड़ेकवादी पूंजीवाद से। और बड़ेकवादी पूंजीवाद का एक कीवर्ड याद है, पूंजीवाद का मतलब जाता होता है वो लाभ कमाता है। पूंजीवाद क्या होती है? पूंजीवाद वो आइडियोलॉजी होती है जो स्वतंत्रता और व्यक्ति के लाभ पर काम करती है। मतलब व्यक्ति जितनी योग्य और सक्षम है, वो उसी योग्यता और सक्षमता के आधार पर अपना लाभ कमा सकता है, अपना हित प्राप्त कर सकता है। ये पूंजीवाद की बेसिक थ्योरी है। अब इस पूंजीवाद को यदि हम बणिकवाद के साथ जोड़ेंगे तो बणिकवाद का मतलब व्यापार, यथार्थ व्यापार के माध्यम से लाभ कमाना। इसको अगर मैं औद्योगिक के साथ जोड़ूंगा तो इसका मतलब है मैं इंडस्ट्री के माध्यम से लाभ कमाऊंगा, यानी कि औद्योगिकरण के माध्यम से लाभ कमाऊंगा। और इसको यदि मैं वित्तीय साथ जोड़ूंगा तो इसका मतलब है कि मैं निवेश के माध्यम से लाभ कमाऊंगा। तो अब भारत का जो चरण होगा 1858 के बाद, वो होगा आपका वित्तीय पूंजी, वित्तीय पूंजीवाद। और मैंने आपको पिछले वीडियो में एक चीज बताई थी, ठीक है ना? मैंने आपको पीएसआईआर के लिए सैटरडे के दिन हम एक लाइव क्लास रखेंगे, आप जरूर जुड़ना उसमें। वित्तीय पूंजीवाद से पहले ध्यान रखना इतिहास की, ये प्लीज ये जो जो है ये इसको हटाओ, जो ये शायद किसी की आईडी से हो रहा है, पूजा नाम की आईडी से ये हो रहा है, तो इसको प्लीज आप हटाइए। देखो, वित्तीय पूंजीवाद कब स्टार्ट हो रहा है? 1858। अब आप ध्यान रखो, आपने इतिहास पढ़ रखा है, आपको 1858 की घटनाएं पता होनी चाहिए उस दौरान क्या हो रहा था। तो उस दौरान मैंने आपको बताया था कि एक तो 1857 की क्रांति हुई, और क्रांति का सबसे बड़ा कारण एक तो था धर्म में हस्तक्षेप, इन्होंने धर्म में हस्तक्षेप करे। एक कारण था इन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप करे, जहां नवाज जहां पर जो लॉर्ड डलहौजी की जो नीतियां थी, जिसके अंतर्गत उन्होंने नवाब के जो अवध के नवाब को जबरदस्ती से शासन से हटाना, झांसी की रानी जैसे कई लोगों को दत्तक जो प्रथा है उसका निषेध करते हुए उनको सत्ता से बाहर करना, इससे कहीं ना कहीं लोगों में विद्रोह हो गया। एक तो ये घटनाएं घटित हो रही थी जिनकी वजह से ये कारण थे 1857 क्रांति के। और ये हर क्षेत्र में कारण थे, सामाजिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, राजनीतिक कारण थे, वो हम आगे 1857 क्रांति पढ़ेंगे, वहां इसको अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन ये 1857 के बाद 1857 की क्रांति होती है, और क्रांति के ये बेसिक कारण होते हैं। अब अंग्रेजों की खास सबसे खास बात ये होती है कि ये जिस देश में भी शासन करने जाते थे, चाहे अमेरिकी क्रांति हो, चाहे अमेरिका में गए हो, चाहे अफ्रीका में गए हो बाद में, चाहे एशिया में, इन्होंने भारत और एशिया के अन्य क्षेत्रों पर इन्होंने अपना उपनिवेश स्थापित किया हो, इनकी एक खास बात थी अपने शासन को मजबूत करने के लिए अपनी कमियों में सुधार जरूर करते। 1857 क्रांति के बाद इन्होंने बहुत सारी अपनी कमियां देखी और उनको पता लगा, और उस आधार पर 1858 में इन्होंने बहुत सारी चीजों में चेंजेस किया, और वही चेंज हम पढ़ेंगे। और वही चेंज आपसे कई बार यूपीएससी ने पूछा गया कि आखिरकार 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश शासन किस तरीके से परिवर्तित, ये क्वेश्चन यूपीएससी ने एक बार पूछा गया। तो अब देखते हैं वित्तीय चरण को, सिंपल सा सुनना है अच्छे से। वित्तीय चरण, वित्तीय चरण है ये 1858 से और ये 1947 तक चलता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें सबसे बड़ी बात यह कि इसका उद्देश्य क्या था? इसका दो उद्देश्य थे। एक में उद्देश्य तो कई हो सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट उद्देश्य दो थे। एक उद्देश्य था शासन को स्थायित्व, स्थायित्व अर्थात 1857 की क्रांति जैसी घटना पुनः घटित ना हो। एक तो उनका टारगेट है कि जो 1857 की क्रांति की है, ऐसी घटना दोबारा से घटित ना हो, इसलिए ये वो सारे उपाय अपनाएंगे इस दौर में जिससे कि शासन को स्थायित्व मिल सके, शासन को मजबूती मिल सके, और ऐसा कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जिससे क्रांति की संभावना बन सके। ये एक ध्यान रखना है। तो यानी कि जितनी भी नीतियां होंगी, चाहे वो राजनीतिक नीति हो, चाहे वो प्रशासनिक नीति हो, चाहे वो आर्थिक नीति हो, हर नीति इसी उद्देश्य के पीछे घूमती रहेगी। सेकंड उद्देश्य था निवेश हेतु भारत को, निवेश हेतु भारत को बाजार के रूप में प्रयोग। अब निवेश के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं औद्योगिक पूंजीवाद के बाद
यूरोपीय कंपनी या ब्रिटिश कंपनियों के पास पैसा बहुत हो गया, पूंजीपतियों के पास पैसा बहुत हो गया। अब पैसा जब उनके पास ज्यादा हो गया, जैसे जापान के पास है, अब इनको चाहिए निवेश के लिए जगह। तो निवेश के लिए इनके लिए सबसे बड़ी जगह क्या थी? वो थी भारत, क्योंकि इनका उपनिवेश था और बड़ी मात्रा में भारत के पास प्राकृतिक संसाधन थे, जनसंख्या बहुत ज्यादा थी। तो ऐसी जगह मार्केट में निवेश करना बड़ी आसान होता है, क्योंकि वहां लाभ ज्यादा होता है। तो ये दो उद्देश्यों के आधार पर इनकी नीतियां इसमें घूमती रहेंगी। इसलिए लिखा हुआ है, देखो ये, भारत को ब्रिटिश पूंजी निवेश के रूप में खोलना, और दूसरा 1857 की क्रांति जैसी घटना को रिपीट होने से रोकना। ये इनके दो उद्देश्य थे। अब जब उद्देश्य ये थे, तो इनकी नीतियां देखो। सबसे पहले अगर मैं नीति की बात करूं, तो पहली नीति पढ़ते हैं राजनीतिक नीति। और राजनीतिक नीति में इन्होंने क्या अपनाया, देखो ये सिंपल सा, ये देखो यहां लिखा हुआ है सिंपल सा, कि भारत में विस्तारवादी नीति का परित्याग कर दिया। ध्यान रखना, जो इन्होंने विस्तारवादी नीति अपनाई, जिसकी वजह से इन्होंने झांसी, जिसकी वजह से इन्होंने सिंध, जिसकी वजह से बड़े बड़े साम्राज्यों को अपने प्रत्यक्ष कंट्रोल में लिया, इसकी वजह से भारतीय जनता इनके विरुद्ध हो चुकी थी। इसकी वजह से जमींदार भी इनके विरुद्ध थे, कई राजा भी इनके विरुद्ध थे। ठीक है ना, आगे हम विद्रोह पढ़ेंगे, उन विद्रोह में ये घटनाएं आएंगी। तो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने क्या किया, विस्तारवादी नीति त्याग दी। पर आप सभी जानते हैं, हर एक्शन के बाद एक रिएक्शन होती है। तो एक्शन क्या हुआ था, इन्होंने एक्शन किया था, जैसे दत्तक प्रथा निषेध, जिसके अंतर्गत इन्होंने झांसी, उदयपुर, बहुत सारी रियासत जो आपको मैंने बताई, उनको प्रत्यक्ष नियंत्रण दिया। इसके बाद अवध। तो इन ये जो इन्होंने एक्शन किया, इनका रिएक्शन क्या हुआ था, 1857 की क्रांति। इसलिए ये एक बात तो सीख गए कि हमें यदि भारत में शासन को मजबूत करना है, तो प्रत्यक्ष कंट्रोल की नीति को थोड़ा गिव अप करना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे विद्रोह होने की संभावना ज्यादा रहेगी। और यदि बार बार विद्रोह हुआ, तो हो सकता है कि हमें भारत से छोड़ के जाना पड़े। इसलिए, लेकिन दूसरा इनका टारगेट ये था कि यार, अब विस्तारवादी नीति तो नहीं अपनाएंगे, हम प्रत्यक्ष कंट्रोल भी नहीं करेंगे, लेकिन हम भारत को बिना कंट्रोल के छोड़ भी तो नहीं सकते। इसलिए इन्होंने अप्रत्यक्ष प्रसार की नीति अपनाई। अप्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष प्रसार में क्या होता है, वैचारिक कंट्रोल करना। क्या मतलब, डायरेक्टली कोई युद्ध नहीं करेंगे किसी से। क्या करेंगे, सबसे पहला इन्होंने काम किया इसमें, सबसे पहला काम क्या किया, ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारतीय प्रशासन को नियंत्रण अपने हाथों में लेने के पश्चात 1 नवंबर सबसे पहला क्या किया, सबसे पहले ब्रिटिश क्राउन का कंट्रोल बढ़ाया। ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन। इसलिए क्या हुआ, यहां पर कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है, और उसकी जगह किसका शासन आता है, ब्रिटिश राजा का। ये बात अभी सभी जानते हैं, ब्रिटिश राजा के शासन में कंट्रोल आता है। और ब्रिटिश राजा का जैसे शासन आता है, उसके बाद ये 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा करते हैं, महारानी विक्टोरिया की घोषणा। 1 नवंबर 1858, महारानी विक्टोरिया घोषणा। इसमें क्या करते हैं, इसमें ये करते हैं कि जो भारतीय राज्य है, भारतीय राज्य, या तो वो राज्य जो इनके प्रत्यक्ष नियंत्रण में थे, जिन्हें हम ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बोलते थे, या वो राज्य जो इनके बाह्य नियंत्रण में थे लेकिन आंतरिक नियंत्रण में नहीं थे, जिसे हम बोलते हैं देसी रियासतें। वो सभी राज्य जो है, उन सभी राज्यों पर ब्रिटिश की महारानी सुपीरियर होगी, ब्रिटिश की महारानी उनकी साम्राज्ञी होगी। ये इन्होंने घोषित किया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि इन्होंने पूरे भारत पर ब्रिटिश की महारानी का कंट्रोल कर दिया। पूरे भारत पर ब्रिटिश की महारानी की सत्ता को वैधता दी। तो ये इन्होंने देखो युद्ध नहीं किया, एक वैचारिक वैधता दे दी, जिससे कि प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया उनका ब्रिटिश, किसकी, ब्रिटिश की महारानी का। तो एक घोषणा की, अर्थात ये युद्ध के थ्रू नहीं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने शासन को मजबूत करें। और जिसमें पहला काम इन्होंने क्या किया, कि भारतीय शासन को कंपनी से हटा करके इन्होंने ब्रिटिश राजा को दे दिया, ब्रिटिश शासक को दे दिया। एक काम देखिए, ठीक है ना। एक तो ये हो गया,
जैसे इसमें सिंपल से देखो, इसमें लिखा हुआ है आपके सामने, मैं इसको बता देता हूँ एक बार थोड़ा सा, कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में शासन स्थापित करने के लिए ये चीज अपनाई। और देखो, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा में भारतीय राज्यों को यह आश्वासन दिया गया कि उनके साथ किए गए पुराने वादों को निभाया जाएगा, और साथ ही उन्हें आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश क्राउन भारत में विस्तारवादी नीति का परित्याग करेगा और वे नए क्षेत्रों में अपना विस्तार नहीं करेगा। तो भारतीय शासकों, भारतीय रियासतों को अपने विश्वास में लेने के लिए इन्होंने घोषणा की कि हम आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आप पे प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित नहीं करेंगे, और हमारे कंपनी के द्वारा जो वादे आपसे 1858 से पहले किए गए वो सारे वादे को हम आपके साथ लागू रखेंगे। ऐसा नहीं है कि कंपनी के शासन के साथ वो वादे भी खत्म हो जाए, हम वो वादे खत्म नहीं करेंगे, वो सारे समझौते और सारे आश्वासन जो आपको दिए गए थे उनको पूरा करेंगे, लेकिन आपके ऊपर बाह्य कंट्रोल महारानी विक्टोरिया का। तो पहले तो उन्होंने मीठी सी गोली दी कि देख, आपके साथ समझौता किए वो सब माने जाएंगे, आपके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपके साथ साम्राज्यवादी निस्तार नीति नहीं अपनाएंगे। तो भारतीय राजाओं को लग रहा है यार बहुत बढ़िया, अच्छा हो गया, अब तो अंग्रेज हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, अंग्रेज शासन को विस्तार नहीं करेंगे। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने एक ऐसी घटना करी कि भाई ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में हो आप बाह्य रूप से, ठीक है ना। इस तरीके से उन्होंने एक तो ये काम किया। तो ये इन्होंने राजनीतिक नीति अपनाई सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी राजनीतिक नीति ये थी। उसके बाद आप देखेंगे प्रशासनिक नीति को हम और विस्तार से पढ़ेंगे। प्रशासनिक व्यवस्था में इस तरीके से सुधार लाना चाह रहे थे कि भाई 1857 जैसी घटना दोबारा से घटित ना हो। तो प्रशासनिक व्यवस्था को ये मजबूत करेंगे, और कैसे मजबूत करेंगे, जैसे सैनिक बढ़ाकर, पहली बार भारतीय सैनिक नहीं, यूरोपीय सैनिक बढ़ाकर, क्योंकि इनको ये पता लग गया यार 1857 को हमने जैसे तैसे करके भारतीय सैनिकों को दबा दिया, ये दोबारा अगर विद्रोह कर दिया तो इनको दबाएंगे कैसे, क्योंकि हमारे सैनिक है ही। इसलिए इन्होंने पहला काम किया, सेना को मजबूत करके और यूरोपीय सैनिकों को बढ़ाया। सेकंड, महत्वपूर्ण पदों पर, जो महत्वपूर्ण पद थे उन पे भारतीयों के स्थान पर यूरोपियों को रखा, ताकि विद्रोह की स्थिति में अधिकारी उनको कंट्रोल कर सके। तो ऐसे बहुत सारे सुधार किए, और प्रशासनिक जितने भी सुधार हम आगे उनको देखते हैं। इसके बाद इनकी आर्थिक नीति है। अब आर्थिक नीति तो थी तो इनकी किस तरीके की, धन निष्कासन की, ठीक है ना। लेकिन अब ये नीति धन निष्कासन कैसे थी, निवेश के माध्यम से। जैसे कोई ब्रिटिश क्या है, उद्योगपति है। एक सिंपल सा उदाहरण समझो, ब्रिटिश उद्योगपति है, ये मान लो 100 रुपये लगा करके भारत में निवेश के लिए आता है, कोई रेलवे में निवास करता है, भारत में रेलवे में निवेश करता है। लेकिन ये रेलवे में निवेश करने से पहले जो ये 100 रुपये लेगा, जो भारतीय वहां से ऋण लेगा भारतीय राजस्व से, जैसे हम आजकल बहुत विभिन्न प्रकार के लोन देते हैं, उसी प्रकार से लोन लेगा, और ये लोन लेकर के भारतीय रेलवे में क्या करेगा, निवेश करेगा। निवेश करने के बाद इस निवेश का अपना प्रॉफिट है, वो अपना हिस्सा मान लो इसको 80 रुपये हुए, ये 80 रुपये लेके चला जाएगा खान वेटरन में। इस तरीके से भारत का पैसा लिया, भारत में निवेश किया, और भारत का पैसा मान लो 100 रुपये वापस चुका दिया, 80 रुपये लेके चला गया। इस तरीके से धन निष्कासन हुआ, होम चार्जेस। एक तो इस तरीके से हुआ। सेकंड सेकंड जो निष्कासन हुआ वो हुआ अधिकारियों के वेतन के माध्यम से, अधिकारियों के वेतन के माध्यम से। जैसे मान लो कोई बड़े, इन्होंने बहुत सारे अधिकारी अपॉइंटमेंट किए, और उन अधिकारियों को सभी को वेतन भारतीय राजकोष से दिया जा रहा था, तो सैलरी के रूप में सारा पैसा बाहर ले जा रहे थे। इस तरीके से धन निष्कासन हुआ। तो इस तरीके से धन निष्कासन हो रहा था, लेकिन धन निष्कासन का तरीका यहाँ पर बढ़ गया। सबसे बड़ी बात है, इस दौरान एक काम और हुआ कि भारत में धीरे धीरे औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। देखो 1857 तक औद्योगिकरण को ज्यादा बढ़ावा नहीं मिला, लेकिन 1857 के बाद औद्योगिकरण बढ़ा, क्योंकि देखो अब ये निवेश करेंगे तो निवेश के लिए उद्योग तो लगाएंगे लगाएंगे। भाई अब इनके पास जो ब्रिटिश पूंजीपति आ रहे थे, उन ब्रिटिश पूंजीपतियों के लिए यूरोप में निवेश करने की जगह तो बची नहीं थी, क्योंकि वहां तो पहले ही मार्केट की डिमांड खत्म हो चुकी थी। अब इसलिए जैसे आपने देखा होगा आजकल अमेरिका यूरोप के बाजारों में बिल्कुल डिमांड नहीं है, इसलिए अमेरिका की ग्रोथ रेट 0.6%, यूरोप की ग्रोथ रेट बहुत कम परसेंट है। तो इसलिए वो सारी कंपनी भारत में निवेश करने आ रही। ठीक ऐसे ही उस समय यूरोपीय कंपनी भारत में निवेश करने आ रही थी। अगर निवेश करने आएंगी तो वह निवेश करेंगे, कुछ न कुछ उद्योग तो लगेंगे। इससे भारत में इस दौरान औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। ठीक है। सेकंड, अगर ये सारी नीति हम बहुत थोड़ा विस्तार से देखेंगे, या समरी देख रहे हैं इसकी। उसके बाद इनकी सामाजिक नीति अगर हम देखें, तो देखो सामाजिक नीति में आप सिंपल सा समझिए, सामाजिक नीति में अंग्रेजों ने एक चीज सीखी थी यार, देखो इनके आंतरिक मामलों में यदि हम हस्तक्षेप करेंगे ना तो ये विद्रोह कर देंगे। इसलिए इन्होंने
1857 क्रांति के बाद सामाजिक सुधार की नीति या सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति का क्या कर दिया, त्याग कर दिया, इसका त्याग कर दिया। मतलब अब ये समाज सुधारों की अब ये कोई ऐसा बहुत महत्वपूर्ण समाज सुधार नहीं करेंगे जिससे समाज को ठेस पहुंचे, क्योंकि एक कारण 1857 क्रांति के पीछे ये भी था कि इन्होंने भारत के सामाजिक जो मामले हैं, जैसे सती प्रथा का इन्होंने सही किया था, लेकिन तत्कालीन रूढ़िवादियों का ये मानना था कि ये भारत में ईसाई धर्म का विस्तार करना चाहते हैं और भारतीय संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने 1857 क्रांति में इनके विरुद्ध जो हमारे विद्रोही थे उनके साथ सहमति दिखाई। ये इनकी सामाजिक नीति होगी। अच्छा, एक मिनट में वीडियो थोड़ा बंद हो जाएगा, आप दोबारा लिंक ज्वाइन कर देना। इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आज, वित्तीय चरण कंप्लीट करके कल हम समाज सुधार पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो वो समाज सुधार बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये आज कंप्लीट करना है। सांस्कृतिक नीति देखो, अब देखो 1800 यहां तक जो नीति आपको बताई गई है, पॉलिटिकल, प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक, इन नीतियों में कोई डाउट है आपको? देखो एक ध्यान रखना, कोई नीतियों में डाउट हो तो बताइए कि आखिरकार इन्होंने ये सामाजिक नीति ऐसी क्यों अपनाई, आर्थिक नीति ऐसी क्यों अपनाई, प्रशासनिक नीति ऐसी क्यों अपनाई। यहां तक कोई डाउट है आपको तो पूछ सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा सांस्कृतिक नीति, इन सारी नीतियों को विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आपको एक समरी बता रहा हूँ किस तरीके की इनकी नीति होती है। राजनीतिक नीति में ये विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से अपना कंट्रोल बढ़ाएंगे। प्रशासन में प्रशासनिक सुधारों को मजबूत करेंगे, और ताकि भारत में दोबारा 1857 जैसी क्रांति ना हो। ओके, ठीक है। तो जो हम सांस्कृतिक नीति पढ़ रहे थे उसको देखो, सांस्कृतिक नीति कैसे होगी, क्योंकि सांस्कृतिक नीति को अगर हम समझें तो क्या होगी, सिंपल सी सांस्कृतिक नीति। इन्होंने 1857 क्रांति में एक चीज देखी, इन्होंने जो इनको बाद में बड़ी समस्या आई। 1857 क्रांति में इन्होंने एक चीज देखी, हिंदू और मुस्लिम एकता बहुत है। आपने देखा होगा कि मोहम्मद बहादुर शाह जफर जो द्वितीय थे, उन्हीं को ही 1857 क्रांति का लीडर बनाया गया था। तो 1857 क्रांति का लीडर बनाया गया, तो एक एकता देखी गई इसमें। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार अगर भारत में हमें शासन करना है तो सबसे बढ़िया तरीका है पहले इसको विभाजित करो, फूट डालो और राज करो की नीति हमें करनी पड़ेगी। इसलिए सांस्कृतिक नीति के अंतर्गत एक तो नस्लवादी विभाजन करते हैं, नस्लवादी विभाजन यानी कि भारतीयों को कमजोर दिखाने की कोशिश करते हैं, और दूसरा सांप्रदायिक विभाजन। तो इस दौरान आप देख सकते हैं 1858 के बाद इनकी जितनी भी नीतियां आएंगी उनमें ये दो पॉइंट जरूर घुमाएंगे। या आपने देखा होगा कि 1909 का एक्ट आता है, उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान करते हैं सांप्रदायिक विभाजन का। इसके बाद बंगाल विभाजन होता है, बहुत सारी घटनाएं घटित होती है, उनको आगे देखेंगे, लेकिन घटनाएं इसी से जुड़ी रहेंगी। ठीक है, तो ये बेसिक इनकी नीतियां थी इस दौरान। अब इन नीतियों को थोड़ा विस्तार से हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ये नीतियों को हम विस्तार से पढ़ लेते हैं। यहाँ ये वित्तीय चरण हो गया, अगर कुछ दिख नहीं रहा हो तो बता देना, ठीक है। ओके ओके, होम चार्ज को फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये कह रहा है होम चार्ज के रूप में भारत से बड़ी मात्रा में धन निकासी हुई। होम चार्ज का मतलब क्या है कि जैसे ये हमारा होम चार्ज, हमारा घरेलू खर्चा जो चार्ज ले रहे थे, जैसे अधिकारियों की सैलरी, इसके अलावा भारत का सचिव पद था, भारत सचिव पद, उसकी सैलरी, इसके अलावा भारत सचिव की परिषद थी, उसकी सैलरी, ये सब कहां से वहन कर रहे थे, भारत से। और इसके थ्रू वो भारत से बाहर, जबकि ध्यान रखना भारत सचिव वाला व्यक्ति वहां पे पोस्टिंग नहीं थी उसकी, वो रहता तो कहां था, लंदन में, वो अधिकारी लंदन का था, लेकिन उसको सैलरी भारत के राजकोष से जाती थी। आपने देखा भारत सचिव, आपको पता है कैबिनेट पद होता था, जैसे आज भारत में पर्यावरण मंत्री होता है ना, ऐसे ही ब्रिटिश संसद में 1858 के बाद एक पद लाया गया भारत सचिव, है ना। और इंडियन सेक्रेटरी, और इंडियन सेक्रेटरी एक तरह का उनका मंत्री था, कैबिनेट मंत्री। और उस कैबिनेट मंत्री की नियमानुसार सैलरी तो भाई उनका मंत्री परिषद का सदस्य है तो वहीं से होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में वो भारतीय राजकोष से ही उसको सैलरी मिलती है। इसे बोलते हैं होम चार्ज, ठीक है ना। तो बहुत सारे होम चार्जेस जिसे उनको यहीं से पे किया जाता था ब्रिटिश के अंतर्गत, जबकि रियली में उनको ब्रिटिश राजघराना, ब्रिटिश राजकोष से होना चाहिए था, लेकिन उनको भारतीय राजकोष से पे किया जाता था। इससे बड़ी मात्रा में भारत से किया जाता था, पैसा चला जाओ।
ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। अब देखो थोड़ा सा आगे, इसको समझो, इस पॉइंट को देखो। ये क्या कह रहा है, इस दौर में अंग्रेजों की प्रशासन नीति का उद्देश्य भारतीयों को उद्दुलित किए बिना, ध्यान रखना, भारतीय प्रशासन, देखो इन्होंने क्या रणनीति बनाई कि भारतीय बुरा ना माने लेकिन उन पर कंट्रोल मजबूत हो जाए, क्योंकि इन्होंने पहले ही देख लिया कि 1858 से पहले हमने डायरेक्ट कंट्रोल किया, इसकी वजह से बहुत सारा विद्रोह 1857 में देखने को मिला। इसलिए इन्होंने सोचा कि देखो भारतीयों पर कंट्रोल इस तरीके से करना है कि उनको लगे ही ना कि हमने उन पर कंट्रोल कर लिया। इसलिए सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित किया, और भारत में से कंपनी का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि ब्रिटिश क्राउन का शासन है वो स्टार्ट किया और कंपनी का शासन समाप्त किया। अब देखो ये भी तो एक कंट्रोल था, अभी तक तो आप एक छोटी सी कंपनी के कंट्रोल में थे, अब तो आप पूरी तरीके से कंट्रोल हो गए एक राजा के, और वो राजा कौन था, ब्रिटिश महारानी। अब ब्रिटिश महारानी के कंट्रोल में हुआ, अर्थात आपका एक्चुअल राजा ब्रिटिश महारानी है। तो देखो इस तरीके से इन्होंने क्या जबरदस्त कंट्रोल किया भारत पर कि ब्रिटिश महारानी, अभी तक तो एक कंपनी आप पे शासन कर रही थी, अब तो आप साम्राज्य के पार्ट बना दिए, अब आप ब्रिटिश साम्राज्य का एक पार्ट थे। ठीक है, दूसरा, भारत में शासन के लिए लंदन में एक राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, और यह भारतीय प्रशासन का मुख्य अधिकारी होता था। मैंने बोला ना, जो भारत सेक्रेटरी हो यही था, और ये कहाँ था, लंदन में। और किसका पार्ट था, ये बेसिकली उनकी कैबिनेट का पार्ट था, और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय एक परिषद का बनाया था। पहले शासन किया जाता था कैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है ये व्यापारिक मामलों पर शासन करता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ये आपके प्रशासनिक मामलों पर शासन करता था 1857 तक। लेकिन 1857 के बाद इनको कंट्रोल को इन दोनों को क्या कर दिया, हमने समाप्त कर दिया, क्योंकि ये दोनों ही कंपनी के प्रशासनिक अंग थे। तो जैसे ही कंपनी का शासन समाप्त हुआ, ये दोनों ही समाप्त हो गए 1857, और इनकी जगह भारत में शासन करने के लिए एक था वायसराय, ठीक है ना, और एक था भारत सचिव और इसकी परिषद, ध्यान रखना। अब वायसराय पे कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश महारानी का, और इसमें कंट्रोल किसका था, ब्रिटिश संसद। देख ले, इस तरीके से भारत में भी दो तरह की कार्यपालिका हुई, एक वायसराय यानी कि राजा के रूप में, और एक भारत सचिव यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में। इस तरीके से भारत में दो पद होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने ये सिस्टम कर, ठीक है, यहां तक समझ गए। अर्थात प्रशासनिक प्रशासन में देखा होगा आपने, यहां देखो, अर्थात भारत का प्रशासन गवर्नर जनरल के हाथों में ही रहा, परंतु प्रशासन गवर्नर, एक तो भारत का प्रशासन है पूरा भारत का, एक तो गवर्नर जनरल होता था जिसे हम वायसराय बोलने लग गए 1858 के बाद, और एक राज्यों का भी प्रशासन करते थे उसको बोलते गवर्नर, ठीक है ना। किंतु भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, क्योंकि वायसराय का मतलब होता है ताज का रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि शासक का रिप्रेजेंटेटिव, इसलिए उसको वायसराय कहा जाने लगा। और पहला कौन था, सभी जानते होंगे, लॉर्ड कैनिंग। लिख लो टॉपिक, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय, ठीक है। इसके बाद देखो सिंपल से, यहां देखो किस तरीके से कंट्रोल बढ़ा रहे हैं। एक तो कंट्रोल उन्होंने डायरेक्टली शासक का कंट्रोल कर दिया, दूसरा भारत सचिव पद के माध्यम से भारत पे नियंत्रण बढ़ा रहे हैं, और तीसरा 1861 के अधिनियम के आधार पर प्रशासनिक शक्तियों का पृथक्करण उन्होंने शुरू कर दिया। कैसे किया, अगर आप पढ़ोगे तो 1833 के एक्ट में इन्होंने बंबई, मद्रास, इनकी जो विधायी शक्तियां थी, इनकी जो गवर्नर की पावर थी, वो सारी पावर है वो बंगाल के गवर्नर में कंट्रोल करती, यानी कि सारी पावर बंगाल का गवर्नर, और आप सभी जानते हैं बंगाल के गवर्नर को ही भारत का गवर्नर जनरल बोला जाता था। तो संपूर्ण शक्तियां कलकत्ता में निहित थी, बंबई और मद्रास के पास विधायक शक्तियां नहीं थी। 1833 के एक्ट में केंद्रीकरण किया इन्होंने, ताकि शासन को मजबूत किया जा सके। लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ 1858 के बाद, कि ये रियलाइज हुआ कि बंबई और मद्रास के पास डिसीजन लेने की शक्ति नहीं थी, इसलिए वो विद्रोह में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाए। इसलिए इन्होंने ये सोचा कि भारत में शासन को मजबूत करना है तो पावर को डिसेंट्रलाइज कर, विद्रोह होगा ही नहीं, क्योंकि अपने अपने स्तर पर विद्रोह को दबा देंगे। इसलिए इन्होंने 1861 के अंतर्गत, जो 1861 का एक्ट आया, प्रशासनिक शक्तियों का डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, अर्थात उनको पृथक्करण कर दिया। और पृथक्करण कैसे कर दिया, पृथक्करण ये कर दिया कि कानून बनाने की शक्ति फिर से प्रांतों के गवर्नर जनरलों को दे दी, चाहे वो बंगाल, वो चाहे वो मद्रास का हो,
चाहे पंजाब का हो, चाहे आपके मुंबई का हो, चाहे मध्य प्रांत का हो, अलग अलग इनके जो प्रांत थे उनका कोई भी गवर्नर है वो भी अब वैधानिक तरीके से अपना क्या कर सकता है, विधि बना सकता था। ठीक है ना। और आप सभी जानते हैं 1949 के भारत परिषद अधिनियम में तो शक्ति विभाजन जैसी देखने को मिल जाती है घटना। भारत परिषद अधिनियम में आपको देखा है कि भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत तो शक्ति का विभाजन कर देते हैं। कैसे कि प्रांतों के अलग विषय हो जाते हैं और राज्यों के अलग विषय, सॉरी प्रांतों के अलग विषय और संघ के अलग विषय हो जाते हैं। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज करता हुए जाते हैं। अब इसके पीछे कारण क्या था? तो आप 1919 का एक्ट पढ़ोगे सोचोगे कि 1919 के अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण किया गया था। वो एक घटना है, एक पॉइंट है, लेकिन उसके पीछे मकसद क्या था? 1858 की क्रांति, 1857 क्रांति के बाद प्रशासनिक चेंज। तो उससे आपको ये चीजें कनेक्ट करनी। तो जितने भी अधिनियम आएंगे 1861 का, 1892 का, हम पॉलिटी में उनको पढ़ते हैं, 1861, 1892 और 1909, 1919, 1935, ये सारे अधिनियम ना इसी ये 3-4 पॉइंट इन्हीं के इर्द गिर्द घूमते रहेंगे और इन्हीं उद्देश्यों के लिए आएंगे। आप जितने भी एक्ट देख लेना उनमें अगर उनका थोड़ा मर्म समझोगे ना तो उनके पीछे यही उद्देश्य है। ठीक है। एक उद्देश्य क्या रहेगा? क्रांति दोबारा ना हो। इसके अलावा एक चीज इन्होंने और सीखी। एक चीज इन्होंने क्या सीखी वो देखो। इन्होंने ये देखा कि भारत में जो विद्रोह हुआ, विद्रोह का कारण ग्रामीण क्षेत्र भी थे, जिसमें छोटे छोटे विद्रोह हुए, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह, और ये सारे विद्रोह ने बाद में 1857 की क्रांति के विद्रोह के रूप में विस्फोटक हो गए। इसलिए इन्होंने सोचा कि भारत में प्रांतों के लेवल पर और नीचे स्तर पर यानी स्थानीय लेवल पर शक्ति को डिसेंट्रलाइज कर दो, उनको भी अपनी एक पावर दे, ताकि वो स्थानीय स्तर पर होने वाली हर घटना को वही कंट्रोल करे। इसलिए इन्होंने क्या किया? वित्तीय हस्तांतरण भी किया, प्रांतों को वित्तीय शक्तियां भी दी। लॉर्ड मेयो के काल में चालू हुई, लेटन और रिपन ने बहुत अच्छे से इसका डिसेंट्रलाइज कर दिया था। प्रांतों को अब विधायी शक्ति के साथ साथ प्रांतीय वित्तीय शक्ति मिल गई। अब वो राजस्व भी कलेक्ट कर सकते हैं और अच्छे से अपना उसका खर्चा भी चला करके प्रशासन में निवेश भी कर सकते हैं, जिससे प्रशासन को मजबूत बनाया जा सके। ठीक है। इसके बाद इनके मन में एक चीज आई कि सिविल सेवा में सुधार पर फोकस किया। और सिविल सेवा में सुधार पे फोकस ये किया कि इन्होंने ये देखा कि कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा अगर हमें शासन को मजबूत करना है तो थोड़ा भारतीयों को भी शासन में भागीदार दे दो। क्योंकि 1858 की क्रांति के पीछे एक कारण यह था कि भारतीय शासन में भागीदार थे नहीं, तो अंग्रेजों को यह पता नहीं चल पाया कि भारतीय क्या रणनीति बना रहे हैं। अब ये क्या कर रहे थे कि 1858 के बाद भारतीयों को शासन में भागीदार कर रहे थे और वहां से वो ये जानना चाह रहे थे कि कोई ऐसी घटना तो नहीं घटित हो रही जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में हो। इसलिए इन्होंने भारत में सिविल सेवा के अंतर्गत स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज पद निकाले। स्टेट्यूटरी सबऑर्डिनेट पद होते हैं जिन्हें हम अधीनस्थ भर्तियां बोलते हैं, वो इन्होंने निकाली। एक तो सिविल सेवा होती थी और एक होती है स्टेट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जैसे अधीनस्थ पद होते हैं, वो इन्होंने निकाली। जिसे हम कह सकते हैं आज के टाइम पे एक तो यूपीएससी हो गई और एक स्टेट पीसीएस जैसा हो गया। और इस सेवा में इन्होंने कुलीन भारतीयों को शामिल किया। और कुलीन भारतीयों को शामिल करने का उद्देश्य था कि कुलीन भारतीय विद्रोह जैसी घटना को अपने स्तर से ही दबा दें, अंग्रेजों को उसमें शामिल होना ही ना पाए। और ये अंग्रेजों की नीति काफी कमाल की साबित हुई। आपने देखा होगा अंग्रेजों की ये एक तो नीति जमींदारी प्रथा की थी। जमींदारी प्रथा की वजह से जमींदार उनके पक्ष में हो गए, जिन्होंने 1857 की क्रांति में उनका बहुत सपोर्ट किया, इसलिए अंग्रेज भारत में बच गए। अदरवाइज जमींदार अंग्रेजों के विरोध में हो जाते ना तो अंग्रेजों को भारत छोड़ के भाग जाना पड़ता। सेकंड, इसके माध्यम से कुलीन वर्गों का इनको प्रतिनिधित्व मिल गया। इसलिए आप देख सकते हैं 1919 का जो असहयोग आंदोलन होता है, सविनय विज्ञान आंदोलन होता है, उससे पहले विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं। अमीर वर्ग भारत का पक्ष नहीं लेता। जो कुलीन वर्ग है वो कभी भी आंदोलन में भारत का पक्ष नहीं लेता, वो ब्रिटिश पक्ष लेता है। और इससे ब्रिटिश को भारत में मजबूती मिल जाती है, जिसकी वजह से इतने समय तक वो शासन करने में सक्षम रहते हैं। ये इनकी देखो रणनीतिक, देखो क्या रणनीतिक गजब चाल खेलते थे ये कि किस तरीके से शासन को मजबूत किया। अगला सैनिक सुधार। एक चीज इनको पता लग गई कि जब एक बार सेना ने विद्रोह कर दिया तो हो सके भविष्य में सेना विद्रोह कर दे। इसलिए इन्होंने एक दिमाग में बैठा लिया कि सेना को संगठित होने ही नहीं देना है, ताकि सेना दोबारा विद्रोह कर दे। इसलिए इन्होंने सेना को क्या किया, सबसे पहले भारतीय सेना में भारतीय सैनिक थे, उनको उनके बराबर उनको यूरोपीय सैनिकों से संतुलित किया। जैसे अगर मान ले भारत के 4 है तो यूरोपीय 3 कर दे, ताकि अगर विद्रोह की स्थिति होगी तो 3 इनको चारों को संभाल ले। ठीक है ना, एक काम तो उन्होंने किया। तीसरा, जो महत्वपूर्ण पद है जैसे तोप खाने, महत्वपूर्ण तोप खाने,
ऐसे महत्वपूर्ण पदों पे कंट्रोल किसका रखा? यूरोपियों को रखा कि अगर मान ले सैनिक विद्रोह भी कर देंगे, एक तोप से उड़ा देंगे, वो बंदूक चलाएंगे, हम तोप चलाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके से अगर मान ले तोप ही हम भारतीयों के कंट्रोल में दे दें तो क्या पता तोप किसी दिन अंग्रेजों के ऊपर ही चला दे। इसलिए महत्वपूर्ण विभागों पर ब्रिटिश रेजिमेंट के कंट्रोल में रखा। सेकंड, भारतीय रेजिमेंटों को भी इन्होंने डिवाइड कर दिया, एक नहीं रहने दिया। जैसे सिख रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, इनमें डिवाइड कर दिया ताकि सिख और जाट एक ना हो पाए, ताकि वो एक नहीं होंगे तो कभी विभाजित रहेंगे तो कभी हमारे विरुद्ध विद्रोह नहीं कर पाएंगे। तो फूट डालो राज करो की नीति अच्छी से। इसके अलावा मार्शल रेस के सिद्धांत के आधार पर राजनीतिक दृष्टि से सजग क्षेत्रों में सैनिकों की नियुक्ति को हतोत्साहित किया गया, अर्थात जहां जहां पर राजनीतिक जागरूकता थी वहां पर इन्होंने सैनिकों को नहीं भेजा, कि नहीं भारतीय सैनिकों को, क्योंकि यदि वो वहां जाएंगे तो हो सकता है कि वो उनके साथ मिल जाए, विद्रोह भी कर। तो इन्होंने थोड़ा सा सैनिकों की नियुक्तियों को अलग अलग तरीके से कंट्रोल किया। तो ये इनका महत्वपूर्ण सैनिक सुधार था। और इस सारे सुधारों का उद्देश्य आपने देखा हो कि क्या था कि 1857 की क्रांति दोबारा घटित ना हो, ठीक है। इसके बाद इनको एक समझ में और आ गया था कि भारत में अगर प्रशासन को मजबूत करना है तो भारत में पुलिस को मजबूत करना है। इसलिए 1861 के एक्ट में पुलिस अधिनियम लाया गया था और पुलिस एक्ट लाया गया था। और भारत में सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में अभी राज्यों के कानून भी इसी एक्ट के अंतर्गत चलते हैं। इसलिए आपने देखा होगा पुलिस का बिहेवियर अंग्रेजों में ऐसा ही होता है कई बार, ठीक है ना, क्योंकि उनकी गलती नहीं होती, उनका जो कानून है वो उसी तरीके का बना है। हालांकि अब कई राज्यों ने इसमें सुधार भी किया है, अब कई राज्यों ने इसको सिटीजन सेंट्रिक भी बनाया है, लेकिन अभी भी मैं कहूं आपका 50% से अधिक पार्ट है हमारा इसी 1861 के एक्ट से ही चलता है। किसी को कोई डाउट यहां तक? ठीक है, सिंपल से समझना है, थोड़ा सा घटना समझने कैसे ये अपना काम कर। अब इन्हीं घटनाओं को अगर आपको लगता है एक बार तो आप जाके इस प्रकरण में देखिएगा 1858 के बाद उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए, वो सारे चेंजेस आपके यही होंगे। हो सकता है उसमें कुछ फैक्ट ऐड कर दिए हो तो आप फैक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, आगे देखो इन्होंने क्या किया, व्यवहार में ब्रिटिश क्राउन द्वारा विस्तार नीति को चालू रखा। इन्होंने सैद्धांतिक रूप से घोषणा कर दी, महारानी विक्टोरिया की घोषणा, कि भाई हम आपके मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आप पे कंट्रोल नहीं करेंगे, हम विस्तारवादी नीति नहीं त्यागेंगे, लेकिन वास्तविक आधार पर ये अपना प्रभाव बढ़ाते जा रहे। पहला, वायसराय लॉर्ड लिटन के काल में राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 लाया गया और इस अधिनियम के अंतर्गत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। एक क्वेश्चन जो प्री में हर बार लोगों से गलत होता है, वो 1858 के अंतर्गत ये मान बैठते हैं कि भारत ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया भारत की साम्राज्ञी है, उसको डिक्लेरेशन ध्यान रखना 1858 नहीं करते। ये बात सही है कि भारत का शासन साम्राज्ञी के हाथ में चला जाता है, परंतु 1876 में उसको भारत की साम्राज्ञी घोषित कर, और भारत की साम्राज्य घोषित करने का मतलब अब बिल्कुल जिस तरीके से लंदन है उसी तरीके से भारत उसके कंट्रोल, इस आधार पर उन्होंने कंट्रोल बढ़ाया एक तरफ। सेकंड, व्यवहार में आप सभी जानते हैं कि जैसे भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश जो मुगल बादशाह थे उनकी उपाधियां होती थी, ठीक उसी प्रकार से ब्रिटिश क्राउन ने भी यहाँ पर उपाधि दी और ब्रिटिश क्राउन की उपाधि को भारतीय मुगल बादशाह की तरह एक सर्वोच्चता स्थापित हो गई, अर्थात पूरे भारत की तरह। जो जब भारत, ध्यान रखना, इसलिए आपने देखा होगा जबकि स्वतंत्र भारत राजाओं की स्थिति सामंतों जैसी रह गई और जो भारत की देशी रियासत थी जो राजा थे वो क्या हुए, सामंत जैसे हो गए, और ब्रिटिश महारानी मुगल बादशाह जैसे हुए। इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल कर लिया और यही आपने देखा होगा 1858 के बाद जितनी भी देशी रियासतें वो एक सामंतों जैसी हो गई, अपने आंतरिक मामलों में थोड़ा बहुत काम करती थी, थोड़ा बहुत टैक्स वसूलती थी, प्रशासन को चलाती थी, लेकिन वास्तविक महारानी विक्टोरिया हो गई, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कंट्रोल बढ़ाया। इसके बाद रियासतों से ये प्रत्यक्ष रूप से बोला, रियासतों के ऊपर दबाव बनाया कि हम जितनी भी रेलवे का विकास करेंगे, जितना भी टेलीग्राफ का विकास करेंगे, जितनी भी हम सड़कें बनाएंगे, अगर वो आपके क्षेत्र में होकर जाती है तो आपको उनको निर्माण करने की अनुमति देनी पड़ेगी। अर्थात अगर आप सिंपल सा बना लो कि ये मान ले एक भारतीय शासक का ये क्या है, मान लो जयपुर की रियासत, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, ठीक है ना, और जयपुर की रियासत पे जयपुर के जो राजपूत है उनका शासन है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेन निकाली इन्होंने अजमेर टू दिल्ली, ठीक है। अब ये ट्रेन इसके साम्राज्य में होकर जाएगी, तो आपको पता है इस ट्रेन में सैनिक भी जाएंगे, इस ट्रेन में इनका सब कुछ है, तो एक तरह से यहाँ पर एक तरह से ये जयपुर के अंदर इनकी सेना की सेना पे कंट्रोल हो जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल करना चालू कर दिया,
ठीक है ना। अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने दोबारा कंट्रोल करना चालू कर दिया। दोपहर कन भी अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज, इसका है अनम्यूट। ओके, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखो इन्होंने रेलवे का विकास इनके नाम पर किस तरीके से आंतरिक मामलों में अपनी मजबूती कर ली, ठीक है ना। तो अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं इन्होंने ब्रिटिश जो रियासत है उन पर कंट्रोल किया। इसके अलावा अब ब्रिटिश क्राउन इन शासकों के माध्यम से अपनी प्रजा, इन शासकों के माध्यम से अब उनकी प्रजा पे अब क्या कर रहा है, ब्रिटिश क्राउन ने क्या रणनीति देखी। जैसे जयपुर रियासत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत नहीं थी, लेकिन वो जयपुर शासक पे उनका कंट्रोल था। और जयपुर शासक का कंट्रोल होगा तो उसमें रहने वाली प्रजा पे भी इनका कंट्रोल होगा। इस तरीके से इन्होंने भारत में शासन पे कंट्रोल किया। डायरेक्ट नहीं थे लेकिन शासक के माध्यम से कंट्रोल, ठीक है। इसके बाद धन निष्कासन मैंने आपको बता दिया होम चार्ज के माध्यम से कैसे, किस तरीके से ज्यादा था धन निष्कासन। धन निष्कासन कई तरीके से ज्यादा, देखो एक तो गृह व्यय वेरासती जो ब्रिटिश भारतीय द्वारा राज्य सचिव के माध्यम से भारत को बाहर हस्तांतरित की जाती थी। यानी ब्रिटिश सरकार भारतीय राज्य सचिव के माध्यम से, राज्य सचिव की सैलरी हो या राज्य सचिव के विभिन्न प्रकार के रेवेन्यू अधिकार हो, उनके माध्यम से सब पैसा कहाँ जाता था, लंदन में जाता था। तो राज्य सचिव कहाँ रहता था, ये लंदन में रहता था। और इसके अलावा और भी होम चार्ज और भी धन निष्कासन के तरीके थे। पहले रेलवे निर्माण पर प्रत्याभूत ब्याज का निर्माण, जैसे भारत में रेलवे बनी, 1,000 रुपये लिए, इस पे मान लो 500 रुपये ब्याज हो गए, तो 1,000 रुपये रेलवे बनी, 500 रुपये लंदन चले जाएंगे, ठीक है। सेकंड, सरकारी ऋणों पर ब्याज का भुगतान, सरकारी मान लो रेलवे के विकास पे ब्याज दे रही है, उसका भुगतान किससे लेती थी। देखो अब ब्रिटिश उद्योगपति थे, उनके पास पैसा ज्यादा था, तो सरकार यहाँ पर जो उनकी सरकार थी उनसे पैसा लेती थी और उनको ब्याज सहित फिर देती थी, तो उनको तो फायदा था। इस तरीके से आपका धन निष्कासन हो रहा था। इसके अलावा ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश भारत में जो उनकी सेना थी उसका विदेशों से जितना भी हथियार खरीदते थे वो भारत के राजस्व से खरीदते थे, तो भी भारत का पैसा बाहर चला जाता था। और एक सेवानिरत अधिकारी, जो ब्रिटिश के यहाँ अधिकारी पहले काम कर गए थे, अब वो ब्रिटेन तो चले गए लेकिन उनकी पेंशन भारत से ही जा रही थी सैलरी के रूप में, इस तरीके से भारत में चला गया, ठीक है। लेकिन इस होम चार्ज को लेकर के अलग अलग विचार है। जैसे राष्ट्रवादी विचारक ये मानते हैं, जैसे दादा भाई नारोजी और आर.सी. दत्त, इन्होंने बोला है कि गृह व्यय है ना जो ये कंपनी, ये भारतीय राज्य सचिव है, इसके माध्यम से किया जा रहा है, या भारत में सेना में निवेश, भारत में ब्याज के माध्यम से, ये जो होम चार्ज है ना, ये धन निष्कासन, इन्होंने बोला है धन निष्कासन। ये ब्रिटिश इस तरीके से भारत से धन निष्कासन करके जा रहे हैं, लेकिन ब्रिटिश पक्षवार बोलते हैं कि धन निष्कासन नहीं, बल्कि ये तो भारत के विकास में किया गया पैसा। जैसे भाई रेलवे का विकास किसके लिए है, भारत के लिए। अगर सैन्य सामग्री में निवेश किया जा रहा है, किसके लिए, भारत के लिए। अगर कोई अधिकारी भारत में काम कर रहा है तो किसके लिए, भारत के लिए। तो इन्होंने बोला ये धन निष्कासन नहीं है, ये भारत के विकास में ब्रिटिश शासन के द्वारा खर्च किया गया पैसा है, तो ये धन निष्कासन को एक्सेप्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। और यही वो है जो आपको मैंने बता दी, इस तरीके से पैसा भारत से बाहर जाता था। तो ये थी इनकी आर्थिक नीति। और आगे देख लें, इसी आर्थिक नीति में एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि भारत में आधुनिक उद्योगों का उदय हुआ। और कैसे होगा आप सभी जानते हैं, मैंने बताया कि भाई देखो ब्रिटिश पूंजीवादी है, उनके पास पैसा है, उनको निवेश करना है, तो निवेश करेंगे भारत में, तो थोड़ा बहुत तो भारत में भी निवेश करेंगे, कुछ भारतीय उद्योगपति है वो भी निवेश करेंगे। से धीरे धीरे भारत में सीमित स्तर पर 1858 के बाद आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई, जिसमें एग्जाम्पल है 2-3 रख सकते। पश्चिमी घाट पर कपास से निर्मित उद्योगों में की आधारशिला रखी, जिसमें सबसे नाम आता है कावसजी नाना भाई दावर का, जिन्होंने बॉम्बे प्रेसिडेंसी के अंतर्गत भड़ौच में अपनी कपास की एक उद्योग फैक्ट्री लगाई। उसके बाद पश्चिमी क्षेत्र में कपास उद्योग आगे बढ़ने लगा, ठीक है ना। और ये एक अंग्रेज अधिकारी है, ये भी भारत में जूट की खेती लगाता है, मतलब बंगाल में एक जूट की कंपनी लगाता है, उसके माध्यम से जूट उत्पादन को बढ़ाता है। तो इस तरीके से आपके पास अगर 2-3 एग्जाम्पल याद रखेगा कि किस तरीके से भारत में 1858 के बाद औद्योगिकरण को बढ़ावा मिल रहा है, आधुनिक उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है कि ब्रिटिश नीति द्वारा भारत में उद्योगों को कोई प्रोत्साहन नहीं किया गया, इसलिए भारतीय उद्योगों को कई समस्याएं थी। भाई ब्रिटिश की जो नीति थी वो तो नहीं चाहते थे कि भारत में उद्योगीकरण आगे बढ़े, क्योंकि ब्रिटिश उद्योगपतियों के लिए नुकसान हो जाएगा, क्योंकि फिर तो ब्रिटिश उद्योगों की वस्तु भारत में नहीं बेची जाएंगी जब भारत खुद ही वस्तु बनाने लग जाएगा। इसलिए वो तो चाहते नहीं थे कि भारत औद्योगिकरण में आगे बढ़े, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से जो भारत में पैसा खर्च कर रहे थे उससे थोड़ा थोड़ा भारत में औद्योगिकरण बढ़ रहा है। यानी कि वो चाहते तो नहीं थे, जैसे चाहते तो भारत के उद्देश्य के लिए रेलवे का विकास भी नहीं, लेकिन भारत को उसका रेलवे का फायदा हो गया,
इसी प्रकार से भारत में जो निवेश हो रहा था उसका फायदा भारत को हुआ और भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने भारत का सपोर्ट नहीं किया। इसकी वजह से भारत का औद्योगिकरण बहुत ढीला रह गया, बहुत सुस्त पड़ गया। देखो, न तो हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा थी, न यहाँ लोग शिक्षित थे क्योंकि किसी को शिक्षा मिलती नहीं, ना यहाँ लोन का सिस्टम था, है ना। भारतीय उद्योगों को ना ही किसी प्रकार का संरक्षण, यानी कि संरक्षण इन द सेंस कि भाई भारतीय वस्तु यदि यूरोप के मार्केट में जाए तो उन पे टैक्स कम लगाया जाए, और यूरोपीय वस्तुओं को भारत में आने से रोकने के लिए उन पे टैक्स ज्यादा लगाए। ऐसा तो ब्रिटिश कभी करेंगे नहीं, इसलिए भारतीय उद्योग कभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारत में थोड़ा औद्योगिकरण की प्रकृति देखने को मिली, उसके पीछे कई घटना और आगे आई। एक तो थी प्रथम विश्व युद्ध। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो यूरोप की अर्थव्यवस्था हो गई, गड़बड़ा गई, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप का बड़े मात्रा में रेवेन्यू व्यय हुआ, तो यूरोप की अर्थव्यवस्था हो गई ध्वस्त। ऐसी स्थिति में भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ, क्योंकि वहां अर्थव्यवस्था ध्वस्त होने की वजह से भारत से सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग, कांच, क्योंकि आपको पता है व्यापारियों की खास आदत है, उनको देश से कोई लगाव नहीं होता। अगर उनका देश मंदी में चल रहा है तो दूसरे देश में जाके निवेश करके लाभ कमा ले। ऐसे ही हुआ था 1914-18 के बीच में जो युद्ध हुआ, इससे यूरोप के व्यापार, तो यूरोप की इंडस्ट्री डाउन हो गई। उन्होंने भारतीय मार्केट में निवेश करना चालू कर दिया, जिससे भारत में सीमेंट उद्योग आगे बढ़ा, कागज उद्योग आगे बढ़ा, और कांच उद्योग, ये सभी उद्योग भारत में आगे बढ़े। तो एक तो भारत में औद्योगिक क्रांति के लिए इनका वित्तीय पूंजीवाद तो था ही था, एक प्रथम विश्व युद्ध की घटना भी थी। सेकंड, आर्थिक मंदी भी इसका दूसरा कारण थी। जब आर्थिक मंदी आ गई थी, इसकी वजह से पश्चिमी पूंजीवाद ध्वस्त हो गया, क्योंकि यूरोप में आपको पता है वस्तु बहुत सस्ती हो गई, यूरोप में वस्तुओं की डिमांड घट गई। ऐसी स्थिति में जो उनके पूंजीपति थे वो भारत में आके निवेश करने लगे, क्योंकि भारत एक बड़ा मार्केट, और इसकी वजह से भारत में नए उद्योग बन रहे। ठीक है, और इसी प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में भी यूरोप की अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई। युद्धों में अर्थव्यवस्था ध्वस्त होती है, तो उनकी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई, तो उसके बाद भारत में निवेश के लिए अवसर बढ़े। इस तरीके से भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई ब्रिटिश कालीन समय में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने वाले कारक कौन से थे, यह क्वेश्चन ऐसी भी आ सकता है कि ब्रिटिश नीतियां तो भारतीय औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थी, ब्रिटिश नीतियां भारतीय औद्योगिकरण के पक्ष में नहीं थी, इसके बावजूद भी भारत में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिला। इसके पक्ष में अपना तर्क दीजिए कि कौन कौन से कारक थे जिन्होंने औद्योगिकरण को बढ़ाया। ये क्वेश्चन आपका मेंस का बन सकता है और उसका आंसर यहीं से लाइए। ठीक है, इसके बाद सामाजिक नीति मैंने आपको बताई थी। सामाजिक नीति ये थी कि ये किसी प्रकार से नहीं चाहते थे कि भाई दोबारा विद्रोह हो, इसलिए इन्होंने समाज सुधार की नीति थोड़ी सी त्याग। ठीक है, और थोड़े बहुत जो परिवर्तन किए वो भारत के राष्ट्रवादी थे, जैसे वो शुरू में उदारवादी आए, उनके प्रेशर में किए भाई कुछ एक्ट लाए जाए, वो लाए। तो थोड़े बहुत परिवर्तन इन्होंने इसलिए कि बाकी इनसे मन से, जैसे इन्होंने 1829 में सती प्रथा निषेध की, 1843 में इन्होंने दास प्रथा निषेध की, 1856 में इन्होंने विधवा पुनर्विवाह एक्ट लागू किया। ऐसे जबरदस्त कानून 1858 के बाद नहीं लाते, बहुत सीमित लेवल पे लाते। वित्तीय चरण में इन्होंने क्या किया, नस्लीय नीति का प्रयोग किया और भारतीयों को असभ्य चित्रित किया, और विक्टोरिया साइंस ने भी नस्लीय विभाग का समर्थन किया। देखो क्या हुआ। अब आपको पता है इस दुनिया के मन में अगर आपको कोई चीज पहुंचानी, जैसे आपको कोई दवा बेचनी है, तो आप वो दवा का प्रचार किससे करवाओगे, डॉक्टर से करवाओगे, तभी वो दवा आगे बढ़ेगी। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई चीज को आपको सही साबित करना है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कहां, बॉम्बे प्रेसिडेंसी कौन सा सवाल, ये भड़ौच वाला, ये तो ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये उद्योग लगा, ये वाला सवाल। मैडम एक बार कौन सा सवाल पूछना चाह रहे हैं आप, थोड़ा विस्तार से कर देना। अच्छा, भड़ौच, भड़ौच में तो कंपनी लगाई गई थी। जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी इनके राज्य थे, मतलब प्रेसिडेंसी इनके राज्य थे कंट्रोल में। ये बॉम्बे था, मद्रास था, मध्य प्रांत था, और बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता इनकी महत्वपूर्ण वो थे प्रेसिडेंसी, मतलब जो जहां पर बहुत इंपॉर्टेंट इनके स्टेट जो उनकी प्रत्यक्ष कंट्रोल में थे वो। ठीक है ना, तो वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी इनकी। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपको पता है ये महाराष्ट्र वाला एरिया है, गुजरात वाला एरिया है, यहाँ पर कपास अच्छा होता है, तो कपास की फैक्ट्री यहाँ पर लगी। ठीक है ना, इसकी वजह से पश्चिमी, जो पूरा पश्चिमी घाट है भारत का, अगर आप मैप में देखोगे इसको,
तो ये जो भारत का जो क्षेत्र था, ये वाला, ये पूरा क्या है, ये पूरा कपास के लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं। सर पॉलिटिकल थ्योरी को क्या कहते हैं? जब देश को कल्चरल टॉप पर चोट किया जाए। इसको समझ नहीं पाया मैडम आपको क्वेश्चन को सही से। एक बार आप अगर थोड़ा सा और स्पष्ट कर देंगे मैं इसका जवाब दे दूंगा, तब तक मैं एक टॉपिक क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, तो वित्तीय चरण में इनकी सामाजिक नीति और इसकी जो सांस्कृतिक नीति थी, सांस्कृतिक नीति थी नस्लीय भेदभाव की और एक हिंदू मुस्लिम विभाजन की, इसलिए इसमें फूट डालो राजकोट को। अब मैं आपको समझा था बैक्टीरिया साइंस। देखो जैसे आपको कोई चीज पे आपको विश्वास करना है तो आप कब करोगे? जब आपसे जैसे बीमारी के बारे में डॉक्टर बोलेगा, पढ़ाई के बारे में टीचर बोलेगा, ठीक है ना, जो व्यक्ति उस क्षेत्र का एक्सपर्ट हो। इन्होंने क्या है कि साइंस की, विक्टोरिया साइंस के माध्यम से ये डिक्लेयर करवाया कि भारतीयों की जो बनावट है, तो भारतीयों का जो मस्तिष्क है, जो साइंटिफिक रूप से असभ्य है। इन्होंने वो साइंटिफिक रूप से ही ब्रिटिश से मतलब जो पश्चिमी लोग हैं उनसे कमजोर है, ये साबित करवाया, और इसलिए इन्होंने नस्लीय भेदभाव को बढ़ावा दिया। ठीक है, तो आज इतना ही। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा धर्म सुधार आंदोलन। तो यहां तक अब आपके डाउट पूछ सकते हो आप। ठीक है ना, धर्म सुधार आंदोलन को थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, इसके बहुत सारे फैक्ट है, इनको समझेंगे, और बहुत सारा इसमें आपको पता है बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे इसमें बुक्स है, बहुत सारे समाज सुधारक है, जो प्री में भी क्वेश्चन आते हैं, मेंस में भी आते हैं, तो इसको थोड़ा बहुत विस्तार से पढ़ेंगे आपको। तो अगला टॉपिक है हमारा धर्म सुधार आंदोलन। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछिए, अदरवाइज इसको वाइंड अप करते हैं और ये वीडियो आपको कल तक अपलोड कर देंगे। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, जो लोग रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको फायदा तो होना है इस चीज का। यस सर। ओके, जी सर। तो क्या क्वेश्चन था सर? मेरा लास्ट डाउट। सर हाँ सर हाँ, यस सर। मैं एक सर डाउट जो पढ़ लेता हूँ, सामान मैं एक बार डाउट पढ़ लेता हूँ, किसी का डाउट है उसके बाद अपना डाउट बताएं। ठीक है मैडम, ये पीडीएफ पे आपको प्रोवाइड करवा रखी है हमने, आप ये मैंने ये टेलीग्राम से ही डाउनलोड करी है, इसको दोबारा भेज देंगे। ये जो पीडीएफ, कौन सी पीडीएफ जो मैंने लिखा है वो, या नोट्स पीडीएफ लिखा है वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अच्छा किसी ने बोला है सर मेरा लास्ट डाउट है कि सर मैं किसी से पूछती हूँ कि किसी सब्जेक्ट के बारे में लोग कहते हैं कि ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए, सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए है, सर मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं। देखो सब्जेक्ट कंप्लीट तो किसी का नहीं होता, सच बात तो ये है। देखो ठीक है ना, सब्जेक्ट कंप्लीट तो किसी का नहीं होता। देखो आपको ना सब्जेक्ट में इतना विश्वास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट पे कि उसमें से आने वाले क्वेश्चनों को आप ब्लैंक ना रहे, उनका हर क्वेश्चन का आंसर देने में आप काफी हद तक सक्षम रहे। और कंप्लीट होने का मतलब है जो यूपीएससी में उस सब्जेक्ट का सिलेबस है ना वो कंप्लीट होना है। वैसे सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटी तो कितनी बड़ी है, लेकिन जो सिलेबस यूपीएससी में बोला है उतना ही करना है। और सब्जेक्ट कंप्लीट करना कोई बड़ी बात, आप एक बार सब्जेक्ट को सिस्टमेटिकली अपने टारगेट कीजिए, उसके पीछे पढ़िए, उसको बीच में मत छोड़ना। आप क्या है थोड़ा आधा पढ़ने के बाद दूसरे सब्जेक्ट में चले जाते हो, एक बार सिलेबस के हिसाब से सब्जेक्ट को पूरा करो। और एक सब्जेक्ट जब आपको हो जाएगा ना तो उससे मेंटली आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, उससे मेंटली मोटिवेशन मिलता है थोड़ा सा, तो उसमें आपकी वो हेल्प कर सकता है। इसलिए थोड़ा सा कोई एक दो सब्जेक्ट क्लियर हो जाता है ना, थोड़ा मेंटली मोटिवेशन मिलता है,